Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Assam Prahari with me Raj Gaurav, and on today January 11, we will discuss the Assam specific current affairs from last week. आज के हम जनवरी 11 असम प्रहरी में लास्ट वीक के असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जो लिखकर आप हमसे इवेलुएट करवाओगे, और प्रीलिम्स रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। लास्ट वीक के प्रीलिम्स रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर मैं इसी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर दूंगा, विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। करंट अफेयर्स की बात करें एंड आज हम असम प्रहरी की बात कर रहे हैं, तो अपकमिंग एपीएससी सीसीई की पहली बात कर लेते हैं। स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में देखो हमारा प्रयास ये है, चाहे हम अपने आसाम प्रहरी की बात करें, डीसीए लाइव सेशन की बात करें, प्री सिक्योर की बात करें, कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में ना कहीं से भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ना छूटे, वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स में एक्यूरेसी बने रही। इसके लिए हमने ये कंटिन्यू आपके लिए स्टार्ट करी थी, जो आगे कंटिन्यू रहेगी हमेशा। इसके अलावा एक और सीरीज जो रूपम सर स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में करवा रहे हैं, हमारे स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के मेंबर के रूप में, वहाँ पर भी असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स आपके लिए करवाया जाता है। पर्पस क्या है कि एपीएससी में, स्टेट पीसीएस में स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स काफी डिटेल में, डेप्थ में जाकर पूछे जाते हैं। इसलिए आसाम प्रहरी भी आपके लिए है, और रूपम सर जो कॉन्कर्ड सीरीज करवा रहे हैं, स्पेशली प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर, वो भी। राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम यूपीएससी की बात करें, तो यूपीएससी के लिए आपका डीसीए लाइव सेक्शन एंड प्री सिक्योर, ये दोनों आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए आगे कंटिन्यू होते रहेंगे। हम लास्ट ईयर के असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की बात कर लें, स्पेशली जो स्टूडेंट इंटरव्यू देने वाले हैं या जो इस बार प्रीलिम्स में अपीयर करेंगे, तो लास्ट ईयर के जितने भी असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स थे ना, जो इस साल भी इंपॉर्टेंट है इस बार एपीएससी प्रीलिम्स के लिए, हमने उसका कंपाइलेशन स्मार्ट ईयर बुक, असम ईयर बुक के फॉर्म में अवेलेबल करवा दिया है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर या एप्पल प्ले स्टोर पर जाकर वहां से स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड करें, और वहां से आपको फ्री रिसोर्स सेक्शन में असम ईयर बुक मिल जाएगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट करवाओ और पढ़ना शुरू कर दो, ताकि अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स आने से पहले ना आपका लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स हो चुका हो रिवीजन। बाकी जो बच जाएगा वो हम क्लास में करवा देंगे, समझ रहे हो। और अभी से जनवरी से रेगुलर रहो तो करंट अफेयर्स की कोई टेंशन नहीं सताएगी, करंट अफेयर्स का भूत नहीं डरा नहीं आएगा, बुझे। चलिए फिर अब आज के आसाम प्रहरी की बात करें, तो आज के हम टॉपिक्स की बात करेंगे। जो लास्ट वीक से मैंने टॉपिक लिए हैं आपके लिए, वो ये मेन 3 टॉपिक होंगे। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। इसके अलावा भी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एजेंडा के, आज के आसाम प्रहरी के एजेंडा की बात करें, तो आज के आसाम प्रहरी में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, यहाँ पे हम पेट्रोलियम की बात नहीं कर रहे हैं, दो पेट्रोलियम इज इन्वॉल्व्ड, बट पेट्रोकेमिकल ना एक सेकेंडरी प्रोडक्ट हो जाता है जिसको हम पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या होता है आज डिस्कस करेंगे, ये जनरल साइंस में भी क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। सेकंड टॉपिक हम देखेंगे इंडिया का टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन, जो कि शुरू हो रहा है या कंटिन्यू हो चुका है, और जो आगे लीड करेगा कौन, आसाम। एक टाइम था भारत में जब इंडिया के टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन को लीड करते थे कौन, जहां से गांधी जी थे और जहां से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, गुजरात वाले। आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को गुजरात वेस्ट में पड़ रहा है, आज हम ईस्ट में आ रहे हैं कि आसाम लीड करेगा। तो कैसे लीड करेगा, क्या चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। द थर्ड वुड बी रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जहां पे हम ग्रीन कवर लॉस को मिनिमाइज करने की बात करेंगे कि क्यों ये ग्रीन कवर लॉस हुआ, और हम बात करेंगे पानी डिहिंग बर्ड सेंचुरी की। वेयर इज पानी डिहिंग बर्ड सेंचुरी, व्हाई इट इज फेसिंग थ्रेट, व्हाट वी कैन डू टू कंजर्व इट, ये सारे डिटेल्स आपके साथ होंगे। तो ये 3 आपके मेजर टॉपिक होंगे जिसे डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, इनसे रिलेटेड मेंस एंड प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। उसके अलावा जो हमारा रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेक्शन है, जो मैं आपके लिए अटैच करता हूं सो दैट आप आर्टिकल्स को पढ़ो। अभी एपीएससी की मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, यूपीएससी की मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, एस्पिरेंट पढ़कर आते हैं, अपना सिलेबस पढ़ के आए, बहुत अच्छी बात है। बट करंट अफेयर्स को लेकर ना, या जो इमर्जिंग इश्यूज हैं, जो नए इश्यूज हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, उनको लेकर उनके पास ना अंडरस्टैंडिंग जर्नलिस्टिक नेचर की कई एस्पिरेंट में देखी गई। ये जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से ना पैनलिस्ट सेटिस्फाई नहीं होते कि आप तो जनरल एक मतलब चाय की दुकान पर खड़े एक नवयुवक, एक लड़के लड़की की तरह बात कर रहे हो। सिविल सर्वेंट की तरह बात करना है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ टू द पॉइंट बातें करनी है, कॉन्साइज बातें करनी है, प्रिसाइज वे में। उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। एंड देयर रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन कम। इस रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन में मैंने आज अगेन 2 आपके लिए टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। एक आसाम प्रहरी जनवरी 10 एडिशन से, किसके बारे में बात करें, वन हेल्थ अप्रोच फॉर रेबीज कंट्रोल। तो सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल को देखकर ये मालूम करोगे व्हाट डू यू मीन बाय वन हेल्थ अप्रोच।
कमेंट सेक्शन में भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि सर मुझे वन हेल्थ अप्रोच से ये समझ में आया। अब वो वन हेल्थ अप्रोच किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? रेबीज को। रेबीज के केसेस काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। इवन हमने देखा दिल्ली एनसीआर में किस तरह से सरकार और जो पेट लवर्स हैं उनके बीच का कन्फ्रंटेशन भी, कि जब सरकार ने रोड से स्ट्रीट डॉग्स को हटाने का डिसीजन लिया तो किस तरह से लोग सड़कों पर आ गए। बिल्कुल पेट एनिमल्स की तरफ भी हमारा प्यार होना चाहिए, बट अगेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि उनके काटने से किसी को भी रेबीज जैसी बीमारी ना हो। रेबीज किस वजह से स्प्रेड होता है ये मैंने प्री सिक्योर में कई बार डिस्कस किया है। दूसरा टॉपिक होगा यूएस से रिलेटेड। डोनाल्ड ट्रंप चचा हमेशा न्यूज में बने रहते हैं। अभी रिसेंटली ट्रंप चचा ने क्या किया? ट्रंप चचा हैज एग्जिट फ्रॉम डिफरेंट क्लाइमेट रिलेटेड बॉडीज। क्लाइमेट रिलेटेड बॉडी से ट्रंप चचा अलग हो चुके हैं। जैसे आयुसेन की बात करें, पेरिस कन्वेंशन से तो निकले बाहर, यही चल रहा है अमेरिका का। अपने फर्स्ट टर्म में निकल गए थे, दूसरे टर्म में बाइडेन साहब आए, एंट्री कर लिया, फिर निकलेंगे, फिर एंट्री करेंगे, यही चल रहा है। अब उसका इंपैक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इट ओवर आवर नेशन? क्या फायदा है और क्या नुकसान है? मतलब कैसे हमें रिलीफ भी मिलेगा ट्रंप चाचा के बाहर जाने से, लेकिन क्या क्या चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। तो ये दोनों चीज, एक असम ट्रिब्यून का आर्टिकल है, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस का, ये आपके पढ़ने के लिए है। आप इन दोनों न्यूज़पेपर को विजिट करो एंड रीड अबाउट दीज आर्टिकल्स। अब हम आज के अपने पहले टॉपिक पर आते हैं जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड रहा। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से असम ट्रिब्यून में हमने एक आर्टिकल देखा दैट द रोल ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इन असम ग्रोथ। असम के ग्रोथ में पेट्रोकेमिकल का क्या रोल है? हम असम के ग्रोथ में ऑयल सेक्टर के ग्रोथ को देख चुके हैं प्राइमरली, कि वहाँ से फ्यूल का एक्सट्रैक्शन हो रहा है और वो असम के ग्रोथ के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली डुब्रीगढ़ वाले रीजन में। बट उसके अलावा सेकेंडरी प्रोडक्ट्स के रूप में क्या काम आएगा? पेट्रोकेमिकल पर आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पेट्रोकेमिकल्स। व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स? पेट्रोकेमिकल्स हैं क्या? पेट्रोकेमिकल्स को ना क्रूड ऑयल से, जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, या नेचुरल गैस, जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या बनाने के लिए? फर्टिलाइजर बनाने के लिए। देखो, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, और क्या बनाने के लिए? प्लास्टिक्स बनाने के लिए। इवन दिस पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन सोलर पैनल्स। मतलब चाहे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, एग्जिस्टिंग यूज ऑफ प्लास्टिक हो जो कि खत्म नहीं होने वाला है, राइट, फर्टिलाइजर्स का यूज हो, डिटर्जेंट्स का यूज हो, सिंथेटिक फाइबर का यूज हो, इन ऑल दिस फील्ड्स द पेट्रोकेमिकल्स आर बीइंग यूज्ड। सो दे आर वेरी मच सिग्निफिकेंट। काफी इंपॉर्टेंस है इसकी। अब अगर हम इसके प्रोडक्शन को अगर हम इसके प्रोडक्शन को सही से चैनलाइज कर सकें, स्ट्रक्चर कर सकें, जो चैलेंजेज हैं वो चैलेंजेज एड्रेस करें, तो पेट्रोकेमिकल आसाम के ग्रोथ के लिए पूरी तरह से, ना सिर्फ ये आसाम के नवयुवकों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा, स्टार्टअप कल्चर को, एमएसएमई को प्रमोट करेगा, बल्कि ओवरऑल स्टेट का ग्रोथ और नेशन के ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, सोलर पैनल्स, इन सारी चीज़ों में पेट्रोकेमिकल्स का यूज होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भैया पेट्रोकेमिकल को लेकर स्टेटस क्या क्या है आसाम में। चलिए आसाम की ग्रोथ की बात करें, पेट्रोकेमिकल का स्टेटस। देखो यहां पे मैंने क्या लाइन यूज किया, दैट आसाम कैन सर्व। ऐसे ना आप अपने आंसर्स को इंटरव्यू के टाइम में भी ऐसे फ्रेम करके दे सकते हो। आपसे पूछा गया कि भाई पेट्रोकेमिकल का रोल बताइए, आप बोलेगा कि सर आसाम कैन सर्व एज अ ग्रोथ सेंटर, एज अ रोल मॉडल फॉर इंडियाज एक्टिस्ट पॉलिसी वेयर वी आर फोकसिंग अपॉन डेवलपमेंट। ऐसे आप अपना सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। कैसे भाई? इकोनॉमिक मल्टीप्लायर के रूप में। द इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर, पेट्रोकेमिकल से बनने वाले जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड है। उनका प्रोडक्शन और उनके प्रोडक्शन से होने वाले लाभ, जैसे पहले तो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होगा, वहां पर भी प्रॉफिट होगा। फिर फर्टिलाइजर के यूज से, अब वहां पे हम कंट्रोल्ड यूज करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, वहां पर भी प्रॉफिट होगा। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाएंगे। देखो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर हो रहा है। ओके, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा क्या? वैल्यू ट्रांजिशन। वैल्यू ट्रांजिशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? इट वुड शिफ्ट द फोकस फ्रॉम रॉ एक्सट्रैक्शन टू हाई वैल्यू केमिकल्स लाइक मेथनॉल एंड पॉलीप्रोपिलीन। हाई वैल्यू केमिकल्स जैसे मेथनॉल एंड पॉलीप्रोपिलीन, ऐसे हाई वैल्यू केमिकल्स का भी एक्सट्रैक्शन पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। थर्ड, इट वुड बूस्ट द एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी और एमएसएमई के ग्रोथ के लिए भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हेल्पफुल है।
डायरेक्टली पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन के लिए आप ऑयल माइंस में जाकर अपना माइनिंग स्टार्ट कर दो, ये ना एमएसएमई के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्टार्टअप के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाना जो कि इन्हीं पेट्रोलियम से या नेचुरल गैस से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जा रहा है, वो तो स्टार्टअप कर सकते हैं ना, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट वाला काम। And so it would develop regional industrial clusters like नुमालीगढ़, नामरूप, डिब्रूगढ़, इन सारे रीजन में जहां पर पहले से पेट्रोलियम ऑयल या नेचुरल गैसेस प्रेजेंट हैं, वहां पे हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। एंड सो द स्पेशल एम्फेसिस शुड बी गिवन टू द असम अराकान बेसिन। बाय द वे, व्हाट इज दिस वर्ड अराकान, व्हाट डज दिस मीन, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो आप अराकान वर्ड से क्या समझते हो। ये जो असम अराकान बेसिन है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का, दिस होल्ड अराउंड 1,16,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ऑयल फील्ड्स, स्पेशली जो आसाम में मिल रहा है डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर एंड लखवा रीजन में। एक बार इन रीजन्स को ना आप जाकर देख लीजिएगा, स्पेशली अगर आपका घर इनके आसपास है, आपने यहाँ से कॉलेज किया है, स्कूलिंग किया है, आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो इन रीजन्स के बारे में देख लीजिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा एपीएससी में। तो सिग्निफिकेंस भी है हमारे लिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, बट यस देयर लाइज चैलेंजेज। तो हम चैलेंजेस देख लेंगे और फिर उन चैलेंजेस को एड्रेस करके वे फॉरवर्ड बना लेंगे, हमारा काम हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। चैलेंजेस क्या? चैलेंजेस है इकोसिस्टम वीक रहना, वीक डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम। जो लार्ज कंपनीज हैं दे अर्न प्रॉफिट, बट द एमएसएमईज और द स्टार्टअप दे फेस चैलेंजेस। दे फेस चैलेंजेस बिकॉज ऑफ विच द डाउनस्ट्रीम एडवांटेज, डाउनस्ट्रीम मतलब टॉप पे जो है वो टॉप कंपनीज हो गई, टॉप कंपनीज, राइट है ना, बिग कंपनीज, और उसके बाद धीरे धीरे एमएसएमई हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं। सो दीज स्टार्टअप, दीज एमएसएमईज दे फेस चैलेंजेज, इसी को हम डाउन स्ट्रीम चैलेंजेस बोल रहे हैं, वीक डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम। लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी एक दूसरा चैलेंज बन जाता है। हालांकि आसाम में स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट ने मिलकर अच्छा काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने का, बट फिर भी देयर आर सम चैलेंजेस रिलेटेड टू दोज रीजन वेयर द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कैन बी स्ट्रेंथेंड, राइट। फीडबैक एंड गैस सप्लाई कांस्टेंट, ये भी एक दूसरा है, स्पेशली गैस सप्लाई से रिलेटेड। फीड स्टॉक, नॉट फीडबैक, फीड स्टॉक। गैस सप्लाई जो है ना वो इरेगुलर रहती है, और इरेगुलर गैस सप्लाई के वजह से हम ऑयल का तो यूज कर लेते हैं, पर गैस बेस्ड हम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में कहीं पीछे रह जाते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम रहता है, थैंक्स टू एडवांटेज असम, जहां से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को तेज करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे एडवांटेज असम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा, बुझे। तो ये चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस का देखो वे फॉरवर्ड भी हमको यही सामने मिल गया, और ये रहे आपके वैसे ही रिलेटेड वे फॉरवर्ड। एक्चुअली में जब आप चैलेंजेस को सही से समझ जाओगे ना, तो आपके पास वे फॉरवर्ड भी है। आपके पास चैलेंज है कि एपीएससी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें। आसाम ईयर बुक है, डाउनलोड करो, एप्लीकेशन से पढ़ लो, मिल गया वे फॉरवर्ड। मेहनत करो, एग्जाम कैसे निकलेगा, पढ़ाई करेंगे सिंसियर होकर, डिसिप्लिन मैनर में। वे फॉरवर्ड क्या, वी नीड टू डेवलप डाउन स्ट्रीम एमएसएमई क्लस्टर्स, एमएसएमई क्लस्टर्स डेवलप करेंगे हम रीजनल लेवल पर। इंप्रूव लॉजिस्टिक एंड पाइपलाइन, वी नीड टू अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू events like Advantage Assam and other such events. स्किल डेवलपमेंट करना एंड अलाइनिंग इट विथ एक्टिस्ट पॉलिसी। एक्टिस्ट पॉलिसी सिर्फ आईआर की क्लासेस में, आईआर के लेक्चर्स में रहने के बजाय अगर एक्चुअली में स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इंप्लीमेंट करे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी रीजन का हो सकेगा और ऐसी पॉलिसी का ना प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। ये वे फॉरवर्ड आपके हो गए। अब उसी पर बेस्ड आपका पहला मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन को ना प्रैक्टिस कीजिए। जो स्मार्ट आईएएस के स्टूडेंट है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, स्मार्ट आईएएस के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है आप इसका आंसर लिखकर हमसे इवेलुएट करवाइए। ऑनलाइन स्मार्ट IAS evaluation@gmail.com पे भेज सकते हो। अपना नाम, अपना बैच का नेम भी साथ में लिख देना। ऑफलाइन स्टूडेंट आकर अपने टीचर से इवेलुएट करवा लें, या ऑफलाइन स्टूडेंट भी मेल पर भेजकर अपने आंसर्स को इवेलुएट करवा सकते हैं। पर लिखिए, लिखना शुरू कीजिए। और ये रहा प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्क्रीन को पॉज कर देना या डॉक्यूमेंट ओपन करना और इस प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, सिंसियरली सबसे। दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक है इंडियाज टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन एंड द गुवाहाटी ब्लूप्रिंट। कि इंडिया का जो टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन है वो गुवाहाटी आसाम से होकर गुजरेगा, सिर्फ गुवाहाटी नहीं, पूरे आसाम से। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुआ गुवाहाटी में। अच्छा, नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ। अब इस चीज़ के लिए ना आप दो चीज़ मालूम करोगे कि यूनियन लेवल पर इज देयर एनी मिनिस्ट्री विच इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड प्रोमोशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
तो उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, अगर कोई ऐसे मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, क्या स्टेट लेवल पे ऐसी कोई मिनिस्ट्री है, उसके भी कोई मिनिस्टर हैं, राइट। ये सारी चीज़ें ना आपको खुद से ढूंढने का काम करना है, ऐसे फैक्ट्स। हम अपने इस मेन टॉपिक पर आते हैं। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इट गिव्स जॉब्स टू 45 मिलियन पीपल, मीन्स एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इट कंट्रीब्यूट। एंड सो द सिग्निफिकेंस, अब हम सिग्निफिकेंस को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। फैक्ट्स भी जो जरूरी हैं, डाटा एंड फैक्ट्स, वो भी तुम्हारे लिए यहाँ पे अटैच कर दिया है, और पॉइंट वाइज सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं। क्या भाई, तो मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, 45 मिलियन पीपल को देता है, दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर, है ना। हम एग्रीकल्चर की बात करते थे कि एक टाइम था जब इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर लार्ज कंट्रीब्यूटर था, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था एम्प्लॉयमेंट का। अब टेक्सटाइल सेक्टर भी उसी तरह, असम की बात करें तो वीमेन को, रूरल वर्कर्स को, सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने का काम करता है। इट सपोर्ट्स द रूरल इकोनॉमी थ्रू द ग्रोथ ऑफ MSMEs एंड न्यू स्टार्टअप, रूरल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगा, रूरल कल्चर का भी पैट्रोनाइजेशन करता है। स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट अर्नर भी है, यहाँ पर एक्सपोर्ट ना स्टेट लेवल पर भी, इंटर स्टेट लेवल पर भी, और इंटरनेशनल लेवल पर भी, कि आसाम से जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे सपोज हम सादर मेखला की बात करते हैं, गमोसा की बात करते हैं, या शॉल की बात करते हैं, या बाकी कपड़े। अच्छा, एक और चीज़ देखो, ये चैलेंज भी है, सिर्फ और सिर्फ अगर सिल्क के प्रोडक्ट सादर मेखला में ही यूज होंगे, कुर्ता में ही यूज होंगे, तो इससे ना कन्फाइन हो जाता है, ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। एक्चुअली में ना फ्यूजन करने की जरूरत है, कि अगर सपोज जैसे लखनऊ में कोई कुर्ता बन रहा है ना, तमिलनाडु में कोई लुंगी बन रही है, कोई साड़ी बन रही है, राइट, गुजरात के पार्ट में पर्टिकुलर कोई ड्रेस बन रहा है, पंजाब में कोई ड्रेस बन रहा है, कश्मीर का शॉल है, अगर हम उसके साथ कोई फ्यूजन कर पाएँ, आसाम के सिल्क का, आसाम में डिफरेंट डिफरेंट सिल्क की वेराइटीज है, तो ना प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट होंगे, ज़्यादा वेराइटीज होगी, तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, और ये जो सिल्क टेक्सटाइल सेक्टर है इसको भी बूस्ट मिलेगा। एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री लिंकेज भी दिखाता है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर ऑब्वियसली, चाहे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल की बात करें, तो फार्मर्स और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके कनेक्शन को दिखाने का काम करेगा। अब इन चीज़ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आपके पास ये डाटाज हैं, यू कैन लुक इनटू दिस डाटा फॉर राइटिंग योर मेंस आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स के भी काम आएगा ये डाटा, पढ़ लेना, यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, आपको याद रखना ये। ऑन इन एवरेज है तो थोड़े बहुत वेरिएशंस मिल सकते हैं, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट देयर लाइज द चैलेंजेस। जैसे मैंने अभी एक चैलेंज बोला ना कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, सादर मेखला गमोसा तो बनता है, लेकिन इसके अलावा अब जो लोग सिर्फ गमोसा यूज नहीं कर रहे हैं, जो सादर मेखला नहीं पहन रहे हैं, उनके लिए भी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, राइट। हम वो नेहरू कोट बना सकते हैं, नेहरू कोट या मोदी कोट, जिस भी नाम से तुम बुलाओ, अगर हम वो भी सिल्क का बनाएं और सिल्क का बना के उसको प्रमोट करें, हम अगर कुर्ती बनाएं, हम कुर्ता पैजामा बनाएं, हम पंजाबी पठानी सूट बनाएं, तो इंडिया का नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ सब जगह टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बिकेगा, आसाम की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो ये डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है, ये एक चैलेंज है। देन प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ड्यू टू हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ दैट अपैरल, द कॉस्ट ऑफ दैट क्लॉथ बिकम्स हायर, एंड दैट्स वाई इसकी मार्केट अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है। ब्रिटिश जब इंडिया आए थे ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रोडक्ट को चीपर रेट पे बेचती थी, एक बार मार्केट पे कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद खूब प्रॉफिट बनाया। तो खैर यहाँ पे प्रॉफिटरिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम करेंगे, तभी तो प्रोडक्ट भी सही कॉस्ट पे मिलेगा। और ये चीज़ तो आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो ना, मार्केट में जाकर अगर आप प्योर मुगा सिल्क के क्लोथ खरीदो तो आपको महंगा मिलेगा। महंगा मिलने की वजह से पीपल का जो चॉइस होता है ना, प्रेफरेंस, वो कम रहता है, अगर जिनके पास पैसे कम है तो। अगर हम उसको लोगों के लिए अफोर्डेबल बना दें तो ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा ग्रोथ होगा। सो दीज आर द चैलेंजेस। रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी, ये सब नॉर्मल चैलेंजेस हैं। डुप्लीकेशन है, इंडिजीनियस प्रोडक्ट का डुप्लीकेशन भी होता है, राइट। ये डुप्लीकेशन कई बार होता है, जैसे मुगा एंड एरी सिल्क की बात करें तो ना, मुगा एंड एरी सिल्क से रिलेटेड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स और उसमें कॉटन यूज करना या आर्टिफिशियल थ्रेड यूज करना और फिर एक नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल कर देना, इस डुप्लीकेशन की वजह से जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे लोकल आर्टिसंस हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बड़ा खराब हो जाता है। एंड सो द वे फॉरवर्ड, यहाँ पे जो देखो वे फॉरवर्ड मैंने लिखे हैं, ये लिखा है मैंने वो जो कि हमारे थीमेटिक बेस्ड चैलेंजेस को सॉल्व करेगा। मतलब क्या कि ट्रेसेबिलिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। हम डिटेक्ट करेंगे कि ओरिजिनल मुगा के कपड़े, एरी सिल्क के कपड़े या बाकी कपड़े सिल्क से रिलेटेड, बाकी थ्रेड से रिलेटेड कहाँ मिलते हैं और कहाँ पर डुप्लीकेसी हो रही है। QR कोड का यूज कर सकते हैं, GI टैग के इम्प्लीमेंटेशन को और बढ़ा सकते हैं। डिजाइन एंड इनोवेशन सपोर्ट भी, ये चीज़ भी, अपार्ट फ्रॉम
developing, apart from making sadar mekhela and gamusa, we need to develop new textile, new accessories which can be used by people across the nation, which can be used by people across the world at different ages, at different stages as well. एंड देन गवर्नमेंट लिंक्ड स्कीम्स भी हैं, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, स्वनिर्भर नारी स्कीम। असम की गवर्नमेंट की ये स्कीम बड़ी अच्छी है जो इंडिजीनियस वेबर्स एंड हैंडलूम वर्कर्स के लिए है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ असम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, आपको वो ढूंढना है, अच्छा काम उनका ढूंढना है। स्टेट हैंडलूम पॉलिसी ऑफ असम, तो ये वो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं। और पीएम मित्रा पार्क्स, पीएम मित्रा, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स, इन सब का पूरा डिटेल नहीं भर देना है, 250 वर्ड्स के आंसर में भी अगर बस आपको ना इनके नाम और थोड़ा सा ये क्या काम करते हैं इन स्कीम से रिलेटेड ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है। हाँ, आप अलग से इन स्कीम्स के बारे में नोट्स बना के रख सकते हो कि प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आया या इंटरव्यू में पूछ लिया कि मुझे बताओ भाई स्वनिर्भर नारी स्कीम क्या है, तो आपने बता दिया कि स्वनिर्भर नारी स्कीम इंडिजीनियस वीवर्स, जो हैंडलूम वर्कर्स या इंडिजीनियस वीवर्स हैं वीमेन, उनके जो हैंड वीवन स्किल्स हैं, उनके जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए असम की सरकार ने स्टार्ट किया है। चलिए, नाउ द मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपका दूसरा मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा। 250 वर्ड्स में है, मतलब 3 से 4 पेज में लिखने की प्रैक्टिस करनी है आपको। और फिर ये रहा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक से पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीलिम्स का, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक, यहां पर हम बात करेंगे ग्रीन कवर लॉस की। और कहां पे ग्रीन कवर लॉस की, तो हम बात कर रहे हैं पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी। अभी मैं आगे डिटेल तो बताऊंगा ही पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी का। यहाँ देखिए बोर्ड लिखा है वेलकम टू पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी। कैन यू टेल मी असम में कहाँ पर लोकेटेड है पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी? और उसके साथ साथ क्या ये भी बता सकते हो कि इसका फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है? फ्लैगशिप स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज किसी पार्क का फ्लैग्ड हो रहा है कि उसके वजह से, उस स्पीसीज के वजह से उस पार्क को जाना जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लैगशिप स्पीसीज। ऐसे सिंपली याद रखो ना, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाएगा। सो पानी दिहिंग bird sanctuary, it is facing the threat of loss of land, right? And due to loss of land, due to loss of green cover, not only the bird, वैसे bird sanctuary है तो primarily आपको birds दिख रहे हैं, birds के अलावा बाकी भी जो species हैं they also face the threat. Okay. Why does this happen? क्यों ये हो रहा है? तो इसका पहला हम क्या रीजन निकाल सकते हैं? अच्छा, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है शिवसागर, द कल्चरल कैपिटल ऑफ असम। इंटरव्यू में इससे रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इशू क्या है पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी में लॉस का? ह्यूमन एक्टिविटी, द इंक्रोचमेंट फॉर सेटलमेंट, इलीगल सेटलमेंट, एज वेल एज फॉर पोटैटो एंड मस्टर्ड कल्टीवेशन। मस्टर्ड एंड पोटैटो कल्टीवेशन के लिए भी वहाँ पर मिट्टी डालकर, ऊपर से मिट्टी डालकर बर्ड सेंचुरी वाले रीजन में जहाँ पर पानी है या फिर जहाँ पर बर्ड सेंचुरी में ऑलरेडी लैंड है उसको भर के क्लीन करके वहाँ पे खेती करना बेचारे बर्ड्स के लिए। और फिर उसके बाद ना बर्ड्स की हंटिंग भी शुरू हो जाती है उस वजह से। तो पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी इसके वजह से थ्रेट फेस कर रहा है, उसका एरिया कम होता जा रहा है। अच्छा, मस्टर्ड और पोटैटो मैंने लिखा है तो आप ज़रा चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपने लिए नोट्स भी बना लीजिएगा कि मस्टर्ड एंड पोटैटो का कल्टीवेशन के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट सही से नहीं हो पाता है। जो भी हमारे कंजर्वेशन रीजन्स हैं, चाहे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क की बात करें, तो ड्यू टू इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ड्यू टू इम्प्रॉपर इन्फोर्समेंट, राइट, ये कंजर्वेशन रीजन्स ना यहाँ पे इंक्रोचमेंट शुरू हो जाता है। बिल्ट अप एक्सपेंशन, समटाइम्स दिस बिल्ट अप एक्सपेंशन आर मेड फॉर बूस्टिंग टूरिज्म, बट समटाइम्स बिल्ट अप एक्सपेंशन जो होते हैं ना वो लैंड यूज में इंक्रोचमेंट के वजह से, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के वजह से, जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ देखने में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला होता है बट हमारी नेचर कंजर्वेशन के एफर्ट्स को कम करता जाता है। इन सब की वजह से मेनली ये इशू फेस हो रहा है। कौन कौन सी स्पीसीज है यहाँ पर? तो द स्पीसीज आर रेड वेटल्ड लैपविंग, ब्लैक ड्रोंगो एंड वाइट वैगटेल। चेक देयर IUCN कंजर्वेशन स्टेटस। इनका IUCN का कंजर्वेशन स्टेटस भी देखें। IUCN, ट्रंप चाचा ने यहाँ से भी एग्जिट मार दी है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, क्यों एग्जिट मारा, कैसे मारा। वाटर बॉडी रिड्यूस होना, अब वहाँ पे आप मिट्टी डालकर खेती करने लगोगे तो वाटर बॉडी वैसे ही रिड्यूस होगी। एंड राइजिंग टेम्परेचर, द क्लाइमेट चेंज हैज इट्स एडवर्स इम्पैक्ट नॉट ओनली इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन बट इन स्मॉल सेंचुरीज एज वेल, राइट। एंड सो you can see
द क्रॉपलैंड हैज एक्सपेंडेड 25.7% टू 42.5%। देखने में अच्छा लगेगा कि हमारे फार्मर्स जो है वो यहाँ खेती कर रहे हैं, बट एक्चुअली में आप खेती कहाँ पर कर रहे हो? जो रीजन बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए थे, राइट? सो दिस इज इंक्रोचमेंट बाय फार्मर्स इटसेल्फ देमसेल्व्स। एंड ओवरऑल फॉरेस्ट लॉस 5.77% का हो चुका है। So these are those two important facts which are showing why Pani Dihing and other such protected areas are facing threat of conservation, are facing threat of biodiversity loss. चलिए, now what we can do, हम इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? तो अगर हमारा चैलेंज था इन्फोर्समेंट में लैक का, देन वी कैन इंक्रीज सर्वेलियंस एंड पेट्रोलिंग सो दैट unnecessary यूज और इलीगल यूज एज पर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और एज पर डिफरेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स, उनके अकॉर्डिंग कोई भी इलीगल यूज ना हो। कैमरा ट्रैप्स को यूज करना, ड्रोन्स को यूज करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अपडेट करना, सैटेलाइट मॉनिटरिंग दैट कैन ऑल्सो बी डन। अब सैटेलाइट मॉनिटरिंग के लिए स्टेट को, जो नेशनल एजेंसीज हैं, इनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बढ़िया बनाना पड़ेगा। कम्युनिटी इको रिस्टोरेशन, लोकल कम्युनिटी जो होती है ना, दैट लोकल कम्युनिटी पीपल समटाइम्स इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड दे वेंट फॉर हंटिंग और दे वेंट फॉर एग्रीकल्चर, पूरी तरह से सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं बट सेमी सेटल्ड एग्रीकल्चर। अब कहीं पर खेती नहीं मिल रही है, खेती करने को ज़मीन नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, तो वो वहीं पर खेती करना स्टार्ट कर दिया कि चलो अगर पोटैटो कल्टीवेट कर लिया तो मार्केट में जाके कुछ पैसा तो कमा लेंगे। तो इसके लिए पहले लोकल जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी तैयार करना होगा। उनको समझाना होगा कि कंजर्वेशन एफर्ट से आपका भी फायदा है, लेकिन उनके लिए ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बाद, क्योंकि जब पेट में रोटी रहेगी तभी समझ में आएगा कंजर्वेशन एफर्ट्स। एंड स्ट्रिक्ट डिमार्केशन एंड एनफोर्समेंट की जो बाउंड्रीज हैं, इको सेंसिटिव जोन्स हैं, उनका स्ट्रिक्ट डिमार्केशन करना, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करवाना, ये हमारे वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। एंड नाउ 150 वर्ड्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। एक बड़ा सिंपल सा बट सटल क्वेश्चन है दैट प्रोटेक्टेड एरियाज आर इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू लैंड यूज चेंज, डिस्कस विथ रेफरेंस टू आसाम। अब यहाँ पे आप, अगर ये क्वेश्चन मालूम मेंस के एग्जाम में आया तो आप पानी दिहिंग के अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हो, पर मैं आज चाहता हूँ कि आप पानी दिहिंग के पर्सपेक्टिव में आंसर लिखो। कुछ एग्जाम्पल्स आप दूसरे एरियाज के भी, प्रोटेक्टेड एरियाज के डाल सकते हैं। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है, थर्ड, ये पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी से ही रिलेटेड है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वन मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू अ ट्रेडिशन, अ सेलिब्रेशन। तो आपके लिए 4 फिल्म्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। आप इन 4 फिल्म्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे ढूंढकर, मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखकर हमसे इवैल्यूएट करवा लोगे। लास्ट वीक के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके आंसर हैं लास्ट वीक के फिल्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, आप एक बार मैच कर लेना। लास्ट ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक के आसाम प्रहरी का कंपाइलेशन उस आसाम ईयर बुक में अवेलेबल है। आप लोग स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर रजिस्टर कर लो और वहाँ से ये मैगजीन डाउनलोड करो और रिवाइज करना शुरू कर दो, राइट? ये जो जनवरी में अभी तक 2 संडे हुए हैं आसाम प्रहरी के लिए, तो जनवरी एक 4 था लास्ट और एक जनवरी आज 11। जनवरी से अभी रेगुलर हो जाओ, फिर आपको स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का टेंशन नहीं रहेगा। जस्ट व्हाट यू नीड टू डू, जो हम आपको जो डायरेक्टिव्स बता रहे हैं उसको सिंसियरली फॉलो करना डिसिप्लिन के साथ, ठीक है? फिर हम लोग अब अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल एंड यस, हैप्पी बिहू टू ऑल ऑफ यू। ओके, जय हिंद।